हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो आई एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट द टुडेस टॉपिक, स्टूडेंट, आज का जो भी हमारा लेक्चर है इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ऑटो आई एकेडमी के ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। ये ऐप आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जो है इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर इस ऐप पे अगर आपने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो आपको HPAS प्रीलिम्स के जो फोल्डर है उसमें आपको जाना है और वहाँ पे आपको एक सब फोल्डर मिलेगा, दैट इज़ फ्री रिसोर्सेज। और इस फ्री रिसोर्सेज में आपको आज के इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। सो चलिए आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के सिलेबस से, क्योंकि अक्सर यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इन दोनों टॉपिक का एक थ्रेडवेयर एनालिसिस जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आज हम करेंगे, जिसमें मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन जो हैं वो चूज़ किए हैं, जिनके मीडियम से हम इन दोनों टॉपिक को रीड और रिवाइज जो है वो ईजिली कर सकें। सो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लेते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज़ ए वन स्टेटमेंट के इनमें से वो कौन से पर्सनैलिटी है जहाँ कोई कमेटी है जिसने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहा है। तो हमारे पास जहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं और अब हम इसका जो राइट आंसर यहाँ पे चूज़ करना है कि इसका राइट आंसर क्या सा आएगा। तो दैट राइट आंसर इज़ डी, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन थे और इनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर एक बहुत बेहतरीन जो है वर्क रहा है। और इनकी इसी कंट्रीब्यूशन के लिए 2011 में इनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया था। तो ग्रैनविल ऑस्टिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत अथॉरिटेटिव एक अथॉरिटी माने जाते हैं। तो इनके द्वारा ही ये जो वर्डिंग है ये कही गई थी कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे DPSP से क्वेश्चन ये यहाँ पे हम कर रहे हैं। और DPSP में ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट ने DPSC के फॉर्म के अंदर जो है उसको आगे पॉलिसी की फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये ऑलरेडी प्रोविज़न जो है वो क्रिएट की जा चुकी है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी ऑलरेडी इनका रिजर्वेशन वहाँ पे है। इसके साथ स्टेट असेंबली में इस कम्युनिटी का रिजर्वेशन है। अलॉन्ग विद इट हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, उसके अंदर भी रिजर्वेशन जो है SC ST जो है वुमेन रिजर्वेशन 33% मिनिमम, ये वहाँ पे प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएट है वहाँ पे की गई हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसको पॉलिसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये भी कंट्री में अब कर दी गए हैं आफ्टर 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर। प्रोविज़न फॉर राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा DPSP का पार्ट नहीं है, ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट हुआ करता था। फंडामेंटल राइट से इसको लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया है आर्टिकल 300A के नीचे, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ A 1 and 2 ओनली। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आता है कि अब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इनको सबको कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो नीचे यहाँ पे गवर्न करते हैं, एक्ट गवर्न करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और अभी हमें चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट इसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी है, खास करके अगर हम नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों ही एक्ट जो हैं, एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 जो है इस फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म के ऊपर ये ऑलरेडी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ D 1, 2 and 3। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट का क्या मायना क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है।
तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ जाती हैं। पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज़ फ्री टू डिटरमाइन डिसीजन फॉर हरसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल एंड इंटरफेरेंस। सेकंड आ जाती है इंडिया कैन ईदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो इसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज़ द राइट आंसर जो है वो हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इंडिया इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री है। हम अपने इंटरनल लॉ मेकिंग और एक्सटर्नल पॉलिसी जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी कंट्री की सोशल इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसमें किसी भी तरह का जो है कोई आउटसाइड फोर्सेस कोई इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हैं। और अगर किसी कंट्री के साथ हमारा कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होती है टेरिटरी को लेके, तो वो भी पार्लियामेंट जो है वो पावर है कि वो ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास राइट आंसर जो है वो सी जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्टिकल 43 है, इस डायरेक्टिव रिलेटेड टू सिक्योर ए लिविंग वेज। तो यहाँ पे लिविंग वेज के ऊपर जो आर्टिकल 43 डिफाइन करता है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो टर्म लिविंग वेज है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट वी डिटरमाइंड बाय द टर्म लिविंग वेज। तो हमारे पास यहाँ पे A B C D ये चार नीचे स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं जिसके अंदर लिविंग वेज को डिफाइन किया गया है। इट मीन्स द सफिशेंट वेज टू इंश्योर फूड शेल्टर क्लोथिंग वगैरह, मिनिमम लोवेस्ट वेज, जहाँ कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे वेजेस को किस कैटेगरी से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास राइट आंसर आता है कि एक लिविंग वेज क्या होती है, दैट इज़ राइट आंसर इज़ ए। एक मिनिमम लिविंग वेज वो होती है जहाँ पे एक पर्सन की, एक वर्कर की बेसिक नीड्स के साथ साथ जो उसकी कुछ लेज़र जो उसकी कुछ डिज़ायरेबल नीड्स हैं, जो उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, वो भी उसके साथ वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। तो दैट इज़ जाने की रोटी कपड़ा मकान के अलावा उसके पास एक अच्छी एजुकेशन, एक हेल्थ फैसिलिटी वो भी वहाँ पे वो ले सके। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ए आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलॉसफी एंड सोल किसको कहा गया है, हमारे पास यहाँ पे चार मेन कॉन्सेप्ट है। फंडामेंटल राइट है, DPSP है, प्रेम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सोल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास जो राइट आंसर बी है, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज द राइट आंसर दैट कॉन्स्टिट्यूट सोल and the philosophy of the constitution here. After that come the question number 7 here कि इनमें से हमें ये बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो कि करेक्ट या इनकरेक्ट में आप वहाँ पे कोई जल्दबाजी में, कन्फ्यूज़न में कोई गलती यहाँ पे ना करके आएँ। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट आ जाती हैं। तो स्टूडेंट इन तीनों को अगर स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर बनता है दैट इज़ ए, जिसके अंदर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाती है। क्यों है ये भी आप देख सकते हैं कि टर्म स्टेट जो है, जो टर्म स्टेट है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार डिफाइन किया गया है। एक बार इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 के नीचे, दूसरी बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल के चैप्टर के नीचे आर्टिकल 36 के नीचे कि स्टेट टर्म का मीनिंग क्या है। उसका एक बड़ा वाइडर डेफिनेशन वहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये यहाँ तक स्टेटमेंट हमारा ठीक आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऑल लोकल अथॉरिटी आ जाता है ये स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। लोकल अथॉरिटी नो डाउट इसमें आता है, लेकिन यहाँ पे लोकल अथॉरिटी के साथ साथ अनदर बॉडीज़ भी आती हैं विच इज़ डिटरमाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट और सम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम कि वो स्टेट की कैटेगरी में आती हैं या नहीं आते। सो ऑल लोकल अथॉरिटी आर नॉट cover under the terminology of the state until and unless defined by the जुडिशरी है। ठीक है, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, बट नॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दिस प्रोविजन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द फंडामेंटल राइट। इसके कारण हमारी ये ऊपर की दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमारा ठीक है कि हमारे प्रेम्बल्स के आइडियल को एक तरह के रियलाइज करने का काम डायरेक्टिव प्रिंसिपल करते हैं। After that come the question number 8 here, which of the following are part of the directive principle of state policy। इसमें हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी प्रोविज़न डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। 4 प्रोविज़न यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऐड की गई हैं, तो अभी ये देखना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है यहाँ पे। तो इनमें हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको देखेंगे
कि अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 को देखें तो प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड का ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट आया तो तीसरा निकल जाता है। तो अगर हम तीसरा स्टेटमेंट अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड भी सिंपल चूज़ करके देखें तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास पीछे इजली सी इज़ द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का भी सही यूज़ करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज बेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर। वर्कर के वेलफेयर के लिए कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो अब हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट का चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, दिस इज ये पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल का राइट का पार्ट है। तो अगर मैं फोर्थ स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देता हूँ, अगर मैं फोर्थ प्रोविजन को एलिमिनेट करता हूँ तो मेरे पास राइट आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली ए आ जाता है। यानी कि ये ऊपर की जो प्रोविज़न है दे आर द पार्ट ऑफ द वर्कर वेलफेयर दैट इज़ गिवन इन द DPSP। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ ये थोड़ा डिस्कस किया है, लेकिन आप अपने तरीके से ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन दी गांधीयन आइडियोलॉजी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है DPSP को लेके, क्योंकि हमारे DPSP को 3 आइडियोलॉजी में ऑलरेडी बांटा गया है, जिसके अंदर गांधीयन आइडियोलॉजी है और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो हमें कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी जो है प्रिंसिपल किस आइडियोलॉजी को जो है वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले अगर हम देखें गांधीयन आइडियोलॉजी को लेके कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री, विलेज पंचायत, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का प्रोहिबिशन, स्लॉटरिंग ऑफ काउ का प्रोहिबिशन, ये तीनों जो हैं दे आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी का पार्ट है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो हमारा ये जो प्रिंसिपल है दिस ये पार्ट ऑफ द लिबरल, ये लिबरल आइडियोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या है, ए आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 11 हेयर। 11 क्वेश्चन नंबर में हम यहाँ पे देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं एंड वी हैव टू चेक इट आउट कि इनमें से क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे पहली है कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ओरिजिनल हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, बाद में 2 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था। ये हमने बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 के अमेंडमेंट के बाद ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी बाय गेटिंग इंस्पायर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये ऐड की गई थी। ओरिजिनल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 10 थी, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन बाद में हमने 2 नहीं, हमने सिर्फ एक ही फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी, और वो भी जब हमने राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया था अंडर आर्टिकल 21A के नीचे, तो जाके ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन देना उनके पेरेंट या उनके गार्डियन की एक मेन ड्यूटी है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 12 हेयर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जिनको हमने बाद में ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट सो ऑन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें से कौन से हमारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो बाद में ऐड किए गए थे। तो हमारे पास ये 5 जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर है वो सी आ जाएगा। 1, 2 एंड 4 ये बाद में ऐड किए गए थे। ये जो 3rd था, ठीक है, और जो 5th था दे वर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द हमारे जो ओरिजिनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उसमें ऑलरेडी एडेड थे। बाकी के 3 हमने अलग से जो थे यहाँ पे ऐड किए थे। इसके बाद हमारे पास 3rd क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट टू ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, ये इस क्यों दिया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था। क्या इट वाज बीन टू इन्हेंस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, जहाँ टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी,
और टू इंश्योर ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट जो राइट आंसर आता है वो यहाँ पे बी आता है, 1 और 2 ओनली, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। जो हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, उसमें ऑल द प्रोविज़न वर एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिबेट एंड डिस्कशन, लेकिन एक प्रोविज़न ऐसी थी जिसको फुल कंसेंसस के साथ पास कर दिया गया था, एंड दैट वाज द राइट टू वोट। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमने कहा था कि हम सबको राइट टू वोट देंगे और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। सो उसका मीनिंग था यही था, क्योंकि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें हर किसी ने पार्टिसिपेशन किया था, चाहे वो किसी भी जात का था, धर्म का था, या मेल था, फीमेल था, कोई भी था, तो सबको एक रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज देने के लिए हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर यहाँ पे ऐड किया था, ताकि एक पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो हम उसको स्टैब्लिश कर सके यहाँ पे। और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे बन सके। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक के पैरामीटर बहुत अलग अलग होते हैं, उनका वोटिंग के साथ सिर्फ एक सिंगल वोटिंग के साथ पैरामीटर नहीं होता है। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है और ऊपर 1 और 2 इज़ द राइट आंसर, तो बी हमारे पास राइट आंसर आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 14 हेयर, इट इज़ द डिस्क्राइब एज द नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन to promoting the ideal of social and economic democracy to seek establish a welfare state in India। तो इंडिया में वेलफेयर स्टेट जो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करती है वो किसके मीडियम से इस्टेब्लिश की गई थी? DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, जहाँ प्रेम्बल। तो सिंपल है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मीडियम से ही सोशल और इकोनॉमिक राइट देने की प्रोविज़न की गई थी, और यही वो प्रिंसिपल हैं जो हमारी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 15 हेयर, कोऑपरेटिव। जो टर्म कोऑपरेटिव है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किन पार्ट में उसको जो है वो डिस्कस किया गया है, जहाँ वहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पार्ट थर्ड जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में भी जो हमारा आर्टिकल 19 है, सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज सी, उसके अंदर जो है हमारी ये कोऑपरेटिव टर्म को वहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी इसको डिफ़ाइन किया गया है, और पार्ट 9 के बी के अंदर भी जो लोकल गवर्नेंस का पार्ट थोड़ा सा आ जाता है उसके अंदर भी इसको डिफ़ाइन आगे किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर डी आ जाता है, 1, 2 एंड 3 हेयर। आफ्टर दैट कम क्वेश्चन नंबर 16 हेयर, which of the following basic feature are incorporated in the Constitution of India from the Universal Declaration of Human Right। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट बनाई थी, और सभी मेंबर कंट्री को उसे फॉलो करने के लिए जो भी मेंबर कंट्री थे दे हैव टू फॉलो दोज बेसिक ह्यूमन राइट्स देयर। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि जो डेक्लेरेशन ह्यूमन राइट थी उसको हमारे किस पार्ट में इसको ऐड यहाँ पे किया गया था। तो यो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, दे आर बेसिकली डिपिक्ट द यूनिवर्सल डेक्लेरेशन फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये दोनों जो राइट हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट, ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट देने की बात करते हैं। दैट इज़ आल्सो द बेसिक राइट जो हम यूनिवर्सल डेक्लेरेशन राइट में बात भी करते हैं। तो इसके कारण हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी आ जाता है, 1 and 3 ओनली। After that come question number 17 here, consider the following statements with respect to fundamental duty। तो फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, एंड वी हैव टू चेक इट आउट कि इनमें से क्या स्टेटमेंट जो है वो कौन सी करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटी वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, नहीं, ये हमारी USSR से इंस्पायर्ड हैं। दे कैन बी इन्फोर्स बाय ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कुछ जैसे मैंने अभी फ्लैग कोड को लेके बताया है कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है जिनको पार्लियामेंट अगर चाहे भी तो इन द फॉर्म ऑफ एक्ट जो है इम्प्लीमेंट जो है वहाँ पे उसको करवा सकती है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो अभी तक एक बार अमेंड हुई है दैट इज़ आल्सो करेक्ट। तो जिसके चलते हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी आ जाता है, दैट इज़ 2 and 3 ओनली। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 18 हेयर, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनमें से किसके ऊपर एज ए लिमिटेशन का काम करते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, जहाँ एग्जेक्टिव फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो पॉजिटिव प्रिंसिपल हैं, दे आर द प्रिंसिपल टू गाइड टू इंस्पायर द गवर्नमेंट टू वर्क ऑन दोज फील्ड। तो ये
फंडामेंटल की राइट की तरह नेगेटिव प्रिंसिपल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इसके कारण ये किसी भी तरह गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन नहीं है, बल्कि उनके लिए एक तरह का इंस्पायरेशन का जो है वो काम करते हैं। तो इसके कारण हमारा जो राइट आंसर है वो डी आ जाएगा, वो किसी भी तरह इनसे कोई लिमिटेशन ऊपर का काम नहीं करते हैं। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 19 here. In which of the following cases did the Supreme Court hold that the harmony and balance between fundamental right and directive principle state policy is an essential feature of the basic structure of the Constitution? इसको किस केस के अंदर डिफाइन किया गया था? That was the right answer is here. मिनर्वा मिल केस के अंदर इसको डिफाइन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी एक दूसरे सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, दोनों का वर्किंग कॉपरेशन चाहिए एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर कंट्री के वर्किंग के लिए, इसलिए दोनों में कॉपरेशन का एनवायरनमेंट होना चाहिए, ना कि इसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट जो है इस तरह से होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दैट वाज द मिनर्वा मिल केस हेयर। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 20 हेयर। यहाँ पे कुछ पेयर दिए गए हैं, वी हैव टू सी कि इनमें से कौन सा पेयर किस आइडियोलॉजी, कौन सी प्रिंसिपल किस आइडियोलॉजी से यहाँ पे लिया गया है, कौन सा गांधीन प्रिंसिपल से है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से अब कौन सी आइडियोलॉजी को राइटली जो है वो मैच यहाँ पे किया हुआ है। टू प्रमोट एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑन ए इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन द रूरल एरिया, ये गांधीन आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल ठीक है। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इसका मैचिंग लिबरलिज्म से दिया गया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये भी एक गांधीन आइडियोलॉजी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैच सोशलिज्म से किया गया है, ये भी गलत है क्योंकि ये लिबरल आइडियोलॉजी प्रिंसिपल को बिलोंग करता है। तो जिसके चलते हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ए आ जाता है, 1 ओनली। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप रीडिंग एंड डूइंग द हार्ड वर्क and best wishes for your exam. Thank you very much.